क्या आरएसएस की उदासीनता की वजह से वोटर उदासीन हो गया है? सारे संसाधन छीन के मुसलमानों को दे देने का है, या कांग्रेस का इरादा यहाँ शरिया कानून लागू करने का है? हंसी आती है इन सारी बातों पर। क्यों ऐसा लग रहा है कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ दिया है? मनोनुकूल सरकार पा जाने की उसी अनथक कोशिश का नतीजा मोदी सरकार है। यह भी संघ का एक भ्रम था जो टूटा है। संघ का एजेंडा लागू करने के लिए अगर समाजवादी सरकार भी आ जाती है तो समाजवादी पार्टी के साथ होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और जिस तरह से चर्चाएं बड़ी जोरों से चल रही हैं, क्या अब वाकई में आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किनारा कर लिया है? क्या आरएसएस का मोह भंग हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी विचारधारा पर नहीं चल पा रहे हैं? आरएसएस का मेन मोटिव क्या होता है? सत्ता उनके पास है, उसके बाद भी विमुखता की क्या वजह है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आरएसएस की उदासीनता की वजह से वोटर उदासीन हो गया है? घर से निकल नहीं रहा है, वोटर प्रतिशत गिर गया है? ऐसे में आखिरी वक्त में आरएसएस का बीजेपी का साथ छोड़ना किस तरह की स्थिति को पैदा करेगा और क्या ये पूरे मामले में सच्चाई है, ये समझने की जरूरत है। क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? क्यों ऐसा लग रहा है कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ दिया है? आखिरकार सच क्या है, बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र दुबे जी से। भाव से चर्चा करने के लिए उनको साथ में जोड़ते हैं। भाव, सवाल मेरा ये है कि क्या वाकई में ऐसा आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनसे आरएसएस का मन हट गया है? कुछ आपको ये लगता है कि अब ये चुनाव पर असर करेगा और ये सिर्फ एक अफवाह के तौर पर चल रहा है? इसके तथ्य क्या महसूस हो रहे हैं आपको, क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो होते नहीं है। विनीता जी नमस्कार, आवाज आ रही है? जी सर, मेरी आ रही आवाज आ है। रही है? जी भाव, आवाज आ रही है। आरएसएस की निष्क्रियता इस चुनाव में, या उदासीनता, या मोदी से मोहभंग की जो चर्चाएं हैं, उनका स्रोत क्या है ये मैं नहीं जानता। आप कह रही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस चुनाव में अपना एक्टिव रोल, अपनी एक्टिव और सक्रिय भूमिका नहीं निभाने जा रहा है। वह मोदी से कटा हुआ है, या उसका मोहभंग हुआ है, या ठंडा पड़ गया है। मेरे पास इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है कि मैं इसको एक पुख्तगी दे सकूं, लेकिन अगर ऐसी चर्चा है तो कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ लक्षण हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। विनीता जी, आपकी बात इन मायनों में सही हो सकती है कि मैं आपको याद दिलाऊंगा, अभी अभी हाल ही में मोहन मधुकर भागवत, जो सर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, आरएसएस चीफ, संघ मुखिया मोहन भागवत, उन्होंने किसी चैनल पर और किसी अखबार पर यह वक्तव्य दिया है कि संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष होने, यानी अपना शताब्दी वर्ष 2025 में मनाने नहीं जा रहा है, क्योंकि संघ को अपनी उपलब्धियों का बखान करने में अब कोई रुचि नहीं रह गई है, न उसका ऐसा कोई इरादा है। आप जानती हैं कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो गए हैं, हो जाएंगे। ये संघ का जो शताब्दी वर्ष 2025 में मनाया जाने वाला था, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी परियोजना भी थी,
और समृद्ध भारत, विश्वगुरु भारत, हिंदू राष्ट्र, इन सारी संकल्पनाओं, अपनी प्रतिबद्धताओं जो संघ की हैं, उसको लेकर के यह शताब्दी वर्ष मनाया जाना था। संघ के कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि 19 का पूरा 5 साल और उसके पहले 14 का पूरा 5 साल, ये दोनों बीत गया। सच पूछिए तो जब तीसरी बार मोदी की वापसी होगी तो संघ के मंशा और संघ के एजेंडे के अनुरूप भारत का नवनिर्माण तो 2025 से होगा। यानी एक तरह से शताब्दी वर्ष के साथ अपने एजेंडे के भारत के नवनिर्माण की भूमिका संघ की 2025 से शुरू होनी थी, जो संघ ने मना कर दी। मेरा मानना है कि कोई राजनीतिक समीक्षक कंफ्यूज हो सकता है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और चुनाव की मशीन और पूरे 10 साल अपने बीते कार्यकाल में प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री ही रहे नरेंद्र मोदी को, तो ये मालूम है कि सरकार आ रही है, नहीं आ रही है या विस्थापित हो रही है। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और नरेंद्र मोदी जी को भी ये पूर्वानुमान हो चुका है कि 2025 में 2024 यानी मतगणना जब 4 को सामने आएगी, उनकी सरकार जा चुकी होगी। ये हताशा, ये निराशा जाहिर है उनकी पार्टी के भीतर भी, यानी संघ जो है उसका पॉलिटिकल अनुषंगिक भारतीय जनता पार्टी और पूर्व जनसंघ और आरएसएस में भी ये विस्तारित हुआ है, ये फैला है। और कहीं ना कहीं इस हताशा ही की वजह है कि संघ ने 2025 में संघ शताब्दी वर्ष मनाने से अपने को विरत कर लिया, रोक लिया और नरेंद्र मोदी की का फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। नैतिक अनैतिक कुछ भी वो बोले जा रहे हैं। कभी वो मंगलसूत्र पर बोल दे रहे हैं, कभी वो कह दे रहे हैं कि कांग्रेस का इरादा सारे संसाधन छीन के और मुसलमानों को दे देने का है, या कांग्रेस का इरादा यहाँ शरिया कानून लागू करने का है। हंसी आती है इन सारी बातों पर। माने वो अंतिम छटपटाहट के साथ हिंदू पोलराइजेशन की कोशिश, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में लगे हैं। जी हेलो हेलो जी भाऊ। हेलो। हाँ भाऊ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ अब आइए। अच्छा, इस सवाल ये भी है इसमें कि संघ इतने लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा था सत्ता के करीब आने को लेकर, और ऐसे में सत्ता से दूर होना कौन गवारा करेगा। ऐसे में नाराजगी दूसरे पे कम, अपने पर ज्यादा भारी पड़ सकती है ना।
फिर ऐसी चीजें, ऐसी कवायदे क्यों? विनीता, संघ एक स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट लेता रहा है। संघ ने ऐसे स्ट्रेटेजिकल रणनीतिक पहलू कई बार बदले हैं अपने इतिहास में। जैसे पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के खिलाफ संघ ने कांग्रेस का प्रचार किया था सिद्धार्थ शंकर रे के समय में। वो ऐसे रणनीतिक शिफ्टिंग करता रहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ के तमाम अनुषांगिकों में एक है। एक अनुषांगिक की सरकार रहे या जाए, इससे ज्यादा संघ के लिए अपने अस्तित्व का बचा रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि संघ को कई चोटें लगी हैं। मैं आपको बता दूं, संघ का यह भ्रम भी टूटा है कि 1925 से लेके अब तक की उनकी जो अनथक कोशिश रही है एक अपनी मनोनुकूल सरकार पा जाने की, उस मनोनुकूल सरकार पा जाने की उसी अनथक कोशिश का नतीजा मोदी सरकार है। यह भी संघ का एक भ्रम था जो टूटा है। दरअसल संघ की इस अनथक कोशिश का नतीजा नहीं था या नहीं थी मोदी सरकार, यह भी संघ का एक भ्रम है जिस भ्रम में उसे नहीं रहना चाहिए था। करीब करीब हर पढ़ा लिखा आदमी यह जानता है कि 2014 में मोदी की सरकार कारपोरेट और फाइनेंशियल कैपिटल, जिसको वित्तीय पूंजी कहते हैं, उसकी बैकिंग से आई। ये बैकिंग क्यों नरेंद्र मोदी को ही मिली? इसकी मात्र एक वजह थी कि जो 90 के दशक में एक समझौता हुआ था और एक प्रारूप बना वाशिंगटन आम राय, जिसको अंग्रेजी में वाशिंगटन कॉन्सेंसस कहते हैं, और उसके तहत कुछ शर्त सारी दुनिया के देशों पर लादे गए। उनमें एक शर्त तीव्र निजीकरण भी था। विनीता जी, आपको बता दूं, 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और विश्व बैंक ने नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार से जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की थी कि वो अपने वायदे से हट गए हैं और उन्होंने अपने यहां 100% निजीकरण का वायदा पूरा नहीं किया है। लिहाजा दुनिया भर के सारे थैलीशाह मोदी में अपना भविष्य देख रहे थे। और सच ये है कि 2014 में आरएसएस की कारगुजारियों और आरएसएस की मैनेवरिंग से मोदी शासन में नहीं आए, ये मोदी जानते हैं। मोदी आए कारपोरेट पूंजी की बैकिंग से, और इसीलिए बाद के दिनों में वह कारपोरेट पूंजी की वर्गीय हिमायत पर उतर आए और उनका अब तक का कार्यकाल केवल उसी पूंजी की हिमायत रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि वो हिंदू वीर भी नहीं रह गए, वह हिंदू प्राइड भी नहीं रह गए, जो 2002 के गुजरात हादसे के बाद वो बन चुके थे। अब नरेंद्र मोदी ने बस तो हिंदुओं के लिए कुछ किया भी नहीं है। तो संघ ये देख रहा है कि ये शख्स हिंदुओं के लिए कुछ कर नहीं रहा है। वो एक वेलफेयर स्टेट के मुखिया के तौर पर काम कर नहीं रहे हैं। उनकी इमेज एक राजनेता, एक स्टेट्समैन की रह नहीं गई है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं? उन्होंने तो राम मंदिर का निर्माण किया, इतना कुछ पूरी तरह। राम मंदिर स्टेट्समैन का काम है। राम मंदिर
एक लोक कल्याणकारी सरकार का काम होता है बनवाना। सर लेकिन उसका प्रचार प्रसार तो प्रधानमंत्री विनीता जी, नरेंद्र मोदी ने अपने साथ किया है। आप आपने इतनी देखा पढ़ी होगा थोड़े लिखी दिन विनीता पहले जी भी हैं, राम मंदिर के ललाट हम मतलब मूर्ति शेखुदा के एक ललाट पर मिनट, जो रोशनी है उसकी चर्चा होना, लोगों को वहां बुलाना, निमंत्रण देना, खुद वहां मौजूद होना, व्रत करना उसके लिए, बहुत सारी चीजें रही जिसमें मोहन भागवत वहां मौजूद थे एक कार्यक्रम में। लेकिन जिस तरह से पूरा कार्यक्रम और किया आपने गया था देखा तो कि मोहन भागवत को कितनी तवज्जो मिली वहां। मोहन भागवत वहां किनारे पड़े रहे और पूरे तो दर्द वहीं से है पूरे सर। उस फंक्शन का मुखिया ये चंपत अग्रवाल, जिसको चंपत राय भी कहते हैं, बिजनौर का है वो, और ये चंपत राय अग्रवाल है, चंपत अग्रवाल है, ये चंपत अग्रवाल ही सर्वे सर्वा हो गया। वहां भी मोहन भागवत उपेक्षित रहे। और एक चीज मैं आपको बता दूं जिस पर आप, सेकुलरिज्म ये इंटीग्रल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी लोकतांत्रिक सुदीर्घ परंपरा का। और सेकुलरिज्म का सीधा मतलब है राज्य और धार्मिक संस्थाओं, यानी ये फ्रांस से दिया गया, यानी पोप और राज्य सत्ता के बीच एक सेपरेबल मतलब इज्जतदार दूरी, ये सेकुलरिज्म का मतलब है। इन्होंने धर्म को हथियार बना लिया, इन्होंने धर्म को माध्यम बना लिया। एक बार की लालू जी का भाषण याद आ रहा है, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा था कि ये गंगा घाट पर बैठे हुए कोढ़ी हैं जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं, दे दे राम दिला दे राम, देने वाले श्री भगवान। तो इन्होंने तो राम को वोट पुलर बना लिया, राम को अपना चुनावी ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। तो सर लेकिन ये तो धर्म, भावनाओं से तो वोट मिलते हैं, और वोट मिलने के लिए इससे बड़ी भावना क्या होगी जब 2 बार 2014 और 2019 में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने के बाद में कोई सत्ता में आएगा तो वो फिर तीसरी बार उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? उसमें गलत क्या है? आरएसएस को ये बुरा क्यों लग रहा है सर? आरएसएस ने तो पहले भी यही सब चीजें करने के लिए चीजें मतलब इसी लकीर पर वो चलते रहे। राम मंदिर आरएसएस को को लेकर बुरा इसलिए लालकृष्ण लग रहा आडवाणी, है कि सबसे ज्यादा तो मैं आपको बताऊं कि पहले आपसे कह चुका हूं कि मोदी फाइनेंशियल कैपिटल और कारपोरेट फाइनेंस की बैकिंग से सत्ता में है और सत्ता में आए। आरएसएस का इसमें कोई रोल नहीं है। आते ही मोदी की जो पूरी वर्किंग देख लीजिए, गुजरात में आते ही उसने संघ के सबसे प्रमुख आदमी संजय जोशी को किनारे किया मोदी जी ने, अमित शाह को बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समानांतर अपना संगठन निर्मित किया, अपना पार्टी अपना कार्यालय खोला और जिसका सारा का टोटल इंचार्ज अमित शाह को बनाया, ट्रस्ट अमित शाह पर किया। उस समय भी कम से कम 2014 में जब ये बतौर प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे थे, गुजरात में इनका अपना निजी ऑफिस था जिसके संचालक अमित शाह थे। वो संघ समर्थित नहीं था, संजय जोशी को तो ये वहां से भगा ही चुके थे। और आज के दिनों में संघ हायरार्की में एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी इस वक्त कहां है मैं नहीं जानता, कौन सा बनवास काट रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपने पूछा कि आरएसएस को क्यों बुरा लग रहा है। आरएसएस को शायद इसलिए बुरा लग सकता हो कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी एवं संघ और एवं आरएसएस हो चुके हैं। उनको ना भाजपा की परवाह है, न संगठन की परवाह है और न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परवाह है। हो सकता है यह संघ को चुभने वाली बात हो। इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं तो संघ ने ऐसा किया नहीं है। मैं बार बार एक बात कहता रहता हूं, संघ क्या ऐसा करता नहीं रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में संघ ने
खुद पर से प्रतिबंध हटवाने के लिए और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विद इन कांग्रेस तमाम नेताओं को टूल बनाया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कभी कभी लगता है कि केवल नेहरू गांधी परिवार के अलावा शायद सच्चा सेकुलर, सच्चा लोकतांत्रिक कांग्रेस में और कोई दूसरा था भी नहीं। और तमाम लोग, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र बाबू, बहुत सारे लोग, मैं यहां नाम न भी लूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां तक चिट्ठी लिख दी गांधी को कि मैं नेहरू के वर्ग संघर्ष की अवधारणा से कैसे सहमत हो सकता हूं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और राजेंद्र प्रसाद नेहरू के भाषण का केवल इसलिए विरोध करते हैं कि वो कहते हैं कि नेहरू का भाषण कांग्रेस का रिजोल्यूशन नहीं, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है। मैं ये बात एक बड़ी सोच समझ के साथ कह रहा हूं। आज भी वो परिस्थितियां है, यानी संघ अपने आदमी प्लाट करता रहा है, आज भी प्लाट करता रहा है, करेगा जी। और शायद कांग्रेस में प्लाट किए हुए है। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि संघ जो है अनप्रेडिक्टेबल काम, संघ को अपना एजेंडा लागू कराना है। एक मिनट, संघ को इससे मतलब नहीं है। एजेंडा लागू करने वाले, अगर संघ का एजेंडा लागू करने वाली कांग्रेस सरकार भी आ जाए, संघ का एजेंडा लागू करने के लिए अगर समाजवादी सरकार भी आ जाती है तो समाजवादी पार्टी के साथ होगा, उसको भाजपा से क्या लेना देना है। ये संघ का टेक्टिकल शिफ्ट है भाव, आपने बहुत ये संघ का टेक्टिकल संघ शिफ्ट किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, संघ विचारधारा से जुड़ा है। और अगर ये विचारधारा कहीं पर भी संघ को आगे बढ़ाती है, उस विचारधारा के साथ संघ हो जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी। विनीता जी माफ करिएगा, संघ की कोई विचारधारा ही नहीं है। मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूं। उग्र हिंदुत्व और हिंदुत्व को एक मिलिटेंट ऑर्डर में लाना, ये कोई वैचारिकता नहीं होती है। और तब तो आपको हिटलर को भी बहुत बड़ा विचारक और आइडियलॉग कहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच भाव, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा